Yes, good morning, children. In the last class, we have completed the chapter relation and function, chapter 1. That was chapter 1. Now, today I am starting last chapter of the first book of NCERT. The last chapter is AOD, application of differentiation. Differentiation, chapter differentiation we have done already. Now we are doing the application of differentiation. डिफरेंशिएशन का यूज कर कहाँ कहाँ होता है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं. सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. डिफरेंशिएशन का यूज कर हम आम जिंदगी में अपनी नॉर्मल लाइफ में डिफरेंशिएशन का कैसे यूज कर पाते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेट मेजर. किसी भी चीज़ का रेट मेजर करना है. कोई चीज़ कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एरोप्लेन कितनी स्पीड से जा रहा है, इसमें हमें रेट फाइंड करना है. अब फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि मान लो मैं दौड़ रहा हूँ, सड़क पे दौड़ रहा हूँ, ठीक है. तो जब मैं सड़क पे दौड़ रहा हूँ तो थोड़ी देर तक दौड़ता रहूँगा. 2 किलोमीटर दौड़ा, 3 किलोमीटर दौड़ा. शुरू में मैंने दौड़ना स्टार्ट किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते मैं थक जाऊँ. तो जब मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ लिया था तो मेरी स्पीड हो गई, धीरे धीरे हो गई मेरी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर. एक बार फिर से ध्यान से सुनो क्वेश्चन. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जिसे हम यू बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में. इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी इज 2 किलोमीटर पर आवर. ओके, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर. जब मैंने 5 किलोमीटर कवर कर लिया था तो मैं थोड़ा थक गया, मेरी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है. तो शुरू में मैंने दौड़ना शुरू किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अब लास्ट में मैं दौड़ रहा हूँ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है चिल्ड्रन. तो इस एक्सरसाइज में इस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे कि जब आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली थी उस टाइम आप कितनी स्पीड से दौड़ रहे थे. पहले की स्पीड गिवन होगी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि इतने टाइम के बाद जब आप 1 घंटे तक लगातार दौड़ लिए थे, 1 घंटे के बाद आपकी स्पीड क्या थी. जबकि शुरू में आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, आप धीरे 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 दौड़ते रहे. 1 घंटे बाद आप थोड़ा थक गए, थोड़ी स्पीड आपकी कम हो गई. तो उस टाइम आपकी स्पीड क्या थी 1 घंटा दौड़ने के बाद. तो 1 घंटे बाद स्पीड क्या थी या 5-6 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपकी स्पीड क्या थी. तो बाद में स्पीड फाइंड करना है. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ. घर में सबके रोटी बनाने का तवा होता है, उसके ऊपर हम घी डालते हैं. घी डालने के बाद जो फ्लैट वाला तवा होता है उसके ऊपर वो पिघलना शुरू हो जाता है और वो दूर दूर चलना शुरू हो जाता है. तो जैसे ही हम बड़ा सा पीस डालते हैं तो वो मेल्ट होने के बाद दूर दूर फैलना शुरू हो जाता है. लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो फैलना बंद हो जाता है. अगर वो शुरू में बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से मेल्ट होता है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है कि जैसे ये एकदम से फैलना शुरू हुआ, एकदम से मेल्ट होना शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है. तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये उसके तवे के बाहर निकल जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा होता तो आपने अर्थ पे कहीं डाल दिया होता छोटा सा पीस और पूरी अर्थ पे भागता ही रहता है इधर उधर. तो उसकी एक लिमिट होती है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है. थोड़ी सी देर बाद वो जब फैल जाता है तो उसकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है. तो शुरू में वो बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, बाद में वो धीरे धीरे फ्लो होता चला जाता है. तो उस टाइम जब थोड़ी सी डिस्टेंस या थोड़ी सी रेडियस, जब पहले शुरू में रेडियस होती है मान लो 2 सेंटीमीटर, बाद में जब वो 5 सेंटीमीटर की स्पीड पे बड़ा सा सर्कल बना लेता है फैलते फैलते, तो उस टाइम उसकी फैलने की स्पीड क्या थी, उस टाइम उसके फैलने का एरिया क्या था. तो ये वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है. क्लियर चिल्ड्रन. एक बार से फिर से बता देता हूँ. कोई गर्म चीज़ हम मेल्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसने फैलना शुरू कर दिया, इधर उधर स्प्रेड होना शुरू हो गया. स्प्रेड शुरू में बहुत तेज़ी से होगा, बाद में थोड़ा धीरे धीरे होगा. तो जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर वो कर लेगा तो उस टाइम कितनी स्पीड से उसका एरिया बढ़ रहा था, कितनी स्पीड से उसका पेरीमीटर बढ़ रहा था, कितनी स्पीड से उसकी रेडियस बढ़ रही थी. इस टाइप के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन. अंडरस्टूड. नाउ I am starting question number 5 of exercise 6.1. So we are starting chapter 6. That is the last chapter of this book, of first book of NCERT. Clear?
chapter 6. Now exercise 6.1. Question number 5. Okay children. A stone is dropped into a quiet lake. एक पानी भरा हुआ है कहीं, हमने उसमें पत्थर मारा फेंक के, and waves moves in a circle at a speed of 5 centimeter per second. वेव्स बनती हैं, कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, भरे हुए पानी में छोटा सा पत्थर मार देते हैं, छोटा सा स्टोन हम ड्रॉप कर देते हैं तो वेव चलती हैं बाहर की तरफ। तो वेव शुरू में बहुत तेजी से चलती हैं और जैसे जैसे किनारे की तरफ आती जाती हैं तो वेव्स की स्पीड कम हो जाती है। तो शुरू में उसने बताया वेव्स मूव्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेव्स की जो मूव करने की स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसकी जो रेडियस है वो कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr बाई dt, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये है, यहाँ आपने स्टोन फेंका, ठीक है, तो ये इसकी रेडियस है, तो dr बाई dt, दिस इज r, so dr बाई dt इज गिवन 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है हर क्वेश्चन में टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है, क्योंकि हम रेट फाइंड कर रहे हैं, स्पीड फाइंड कर रहे हैं चीजों। क्लियर चिल्ड्रन? सो dr by dt इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब हमने क्वाइट लेक में पत्थर फेंका तो वेव्स कितनी स्पीड से बाहर की तरफ जा रही है, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर हो गई थी, जब वो इतना बड़ा सर्कल हो गया था, इतना, ठीक है, जब उसकी रेडियस बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर की हो गई थी। जब पहले सर्कल छोटा था तो स्पीड कितनी थी, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया तो अब स्पीड क्या है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर? शुरू में कितनी स्पीड से चला पानी, कितनी स्पीड से बाहर की तरफ चला, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया और रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर, तो उस टाइम कितनी स्पीड से पानी बाहर की तरफ जा रहा था, यानी कि वेव्स कितनी स्पीड से चल रही थी। क्लियर चिल्ड्रन? समझ गए? एक बार फिर से बता दूं, शुरू में वेव्स कितनी स्पीड से चली, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर की हो गई थी, तो अब कितनी स्पीड से वेव्स बाहर की तरफ जा रही। वही वाला क्वेश्चन, शुरू में मैं दौड़ रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद मेरी स्पीड कितनी है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ हाउ फास्ट एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो dA बाई dt हमें फाइंड करना है, एरिया का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। फाइंड dA बाई dt। और हम जिसको भी फाइंड करेंगे उसका हम फॉर्मूला लिखें। एरिया को डिफरेंशिएट करना है, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। यू ऑल नो वेरी वेल फ्रॉम क्लास 10, फ्रॉम क्लास 9, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसको dA बाई dt, पाई कांस्टेंट टर्म, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, लेकिन ये r के रेस्पेक्ट है, हम टाइम के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था, 3 रूल बताए थे आपको, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, ठीक है। तो इसमें आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया 2r, अब r का भी करना है, dr बाई dt, टाइम के रेस्पेक्ट, dr बाई dt। नाउ वी हैव टू फाइंड dA बाई dt। वी आर गिवन r and we are given dr by dt also. So pi into 2 into 8, r is given 8 also, and dr by dt is given 7. So pi into 16 into 7. Clear children? So 22 by 7 into 16 into 7. तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो dA बाई dt की वैल्यू आ गई 16 2 जा 32
एंड 16 टू जा 32 प्लस 3, 32 प्लस 3 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया की यूनिट पूछिए ना उसने, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक सेकंड में कितना एरिया बढ़ रहा है, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 16 टू जा 32 3 एंड 16 टू जा 32 प्लस 3 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको हम पाई की टर्म में भी छोड़ सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस क्वेश्चन का एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये क्वाइट लेक में एक पानी भरा हुआ है, ठीक है, हमने बाहर से एक पत्थर फेंका, एक स्टोन फेंका, वेव्स बाहर की तरफ जा रही है, तो रेडियस उसकी बढ़ती जाती है। वेव्स जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं उसकी स्पीड उसकी रेडियस बढ़ती जाती है और स्पीड कम होती जाती है। तो जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर की हो गई थी, तो उस टाइम कितनी स्पीड से उसकी वेव्स बाहर की तरफ जा रही थी। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हमने फाइंड किया, dr by dt given, this was initial velocity of the radius and r was given 8 and he was asking increase in area, speed of area, कितनी स्पीड से एंक्लोज्ड एरिया बढ़ता जा रहा है। तो हमने एरिया का पहले फॉर्मूला लगाया, फिर डिफरेंशिएशन किया, और r का डिफरेंशिएशन dr by dt होता है, टाइम के रेस्पेक्ट करना। dr by dt की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है, सो दिस विल बिकम 352 centimeter square per second. Now take one more question. Question number 8. A balloon which remains spherical always. A balloon which remains spherical always, being inflated by a pumping machine of 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. ये भी वही क्वेश्चन है चिल्ड्रन, वहां पूछा था एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि वहां सर्कल था। यहाँ है हमारे पास वॉल्यूम, यहाँ है हमारे पास बैलून। बैलून चारों तरफ फूलता है, चारों तरफ बड़ा होता है, तो बैलून का वॉल्यूम बढ़ता है, सरफेस एरिया भी बढ़ता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो वही क्वेश्चन है, यहाँ वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछा है, फिर से सुनो एक बार क्वेश्चन। एक बैलून में एक पंपिंग मशीन से हवा भरी जा रही है। ए बैलून इज inflated by a pumping machine of 900 cubic centimeter of gas per second. यानी कि dv by dt की वैल्यू गिवन है कि वॉल्यूम कितनी स्पीड से भरा जा रहा है। जब किसी चीज में हम कोई चीज भरते हैं तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे गिलास के अंदर पानी भर दिया तो उस पानी का वॉल्यूम क्या है। क्लियर चिल्ड्रन? एरिया का वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। जब कोई चीज बड़ी चीज होती है, 3 डायमेंशन कोई चीज होती है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना होता है। उसमें एयर कितनी भरी हुई है, जैसे जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका वॉल्यूम क्या है। एरिया उसे कहते हैं जो नीचे की सरफेस है, यू ऑल नो वेरी वेल। तो उस बैलून में एयर भरी जा रही है, कितनी स्पीड से, जो पंपिंग मशीन है वो कितनी स्पीड से उसमें एयर भर रही है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये बैलून है, ये इसकी रेडियस है, और dv by dt गिवन है, dv by dt इज गिवन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये उसका वॉल्यूम गिवन है, कितनी स्पीड से उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ फर्दर, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेस। इस बार dr by dt पूछा है, व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब वो बैलून बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर हो गई। जब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर हो गई तो उस टाइम dr by dt कितना था, कितनी स्पीड से रेडियस बढ़ रही थी, when r was equal to 15 सेंटीमीटर। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसमें वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगाएंगे और dr by dt हम फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? Volume of the sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Okay, volume is equal to 4 by 3 pi r cube. Now dv by dt, 4 by 3 outside, pi outside,
3r² into dr by dt. Okay, so 3 is cancelled by 3, so dv by dt will become equal to 4 pi r² dr by dt. So what are the things given? You can put here. So dv by dt is given 900. 900 is equal to 4 into pi into r square. R square is 15 square into dr by dt. dr by dt की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 15 स्क्वायर विल बिकम 225. 900 is equal to 4 into pi into 225 into dr by dt. Okay, so this will become 900. 900 pi into dr by dt. So 900 cancel by 900. So 1 upon pi is equal to dr by dt. That he was asking. He was asking the speed of the radius increases. कितनी स्पीड से उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है. So dr by dt is equal to, once again I am writing, dr by dt 1 upon pi centimeter per second. 1 upon pi centimeter per second. So dr by dt की वैल्यू ये है. इतनी स्पीड से उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है. फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बता दूं. ये एक बैलून है जिसमें हवा भरी जा रही है, जिसमें एयर भरी जा रही है. कितनी स्पीड से भरी जा रही है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. इतनी स्पीड से उसमें एयर भरी जा रही है. तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है. तो dv by dt is given 900 सेंटीमीटर, 900 cubic centimeter, and dr by dt we have to find radius is given 15 सेंटीमीटर. जब बैलून बड़ा होते होते 15 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया था, तो उस टाइम इस केस में भी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि आपने कभी कभी गाड़ी के पहिए में हवा भरते देखा होगा. शुरू में जब गाड़ी के पहिए में हवा भरते हैं, किसी मशीन वाले से रास्ते में चलते जाते जो पंचर लगाने वाला होता है, जब हम उससे हवा भरवाते हैं तो गाड़ी का पहिया एकदम से ऐसे उठना शुरू हो जाता है, और एक टाइम के बाद गाड़ी का पहिया ऊपर उठता हुआ हमें नहीं दिखता है, क्योंकि जब हवा उसमें पूरी हो जाती है तो टायर में उसे फैलने की जगह नहीं मिलती. फिर उसके अंदर ही हवा कंडेंस होती रहती है, तो टायर फिर और ज़्यादा नहीं फूलता. ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे जैसे इतनी तेज़ी से वो उठना शुरू हो जाता है तो वो उठते गाड़ी इतनी ऊंची हो जाएगी. ऐसा कभी नहीं होता है. तो ऐसी सिचुएशन बैलून में भी होती है. एक स्टेज ऐसी आती है जब उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और बैलून फट जाता है, तो उस टाइम उसके फैलने की स्पीड बहुत कम होती है. शुरू में बैलून एकदम तेज़ी से फैलता है जैसे हवा भरते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती चली जाती है. ठीक है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है. क्लियर चिल्ड्रन? सो उस टाइम उसकी रेडियस की स्पीड क्या थी, कितनी तेजी से उसकी रेडियस बढ़ती जा रही थी. ओके चिल्ड्रन, नाउ डू वन मोर क्वेश्चन. Question number 11. A particle moves along a curve. कोई कर्व है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है उसके ऊपर. मान लो पार्टिकल यहाँ है. ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व. कर्व की इक्वेशन गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. ठीक है चिल्ड्रन, a particle moves along a curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which y ordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. एक तो बात मैं आपको ये बता दूं, जहां y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ, y एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट. कभी कभी ये दो वर्ड आपको परेशान करेंगे. x एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा. ठीक है चिल्ड्रन, तो उसने क्या बताया हमें,
particle moves along this curve, find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as x coordinate. जिसके लिए वो चेंजिंग कह रहा है, चेंजिंग का मतलब है डिफरेंशिएशन, y एक्सिस का डिफरेंशिएशन x एक्सिस के डिफरेंशिएशन का 8 गुना है। सिंपल वे में इसका मतलब ये है y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. y जो y एक्सिस है वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, x एक्सिस के 8 गुने से भी ज्यादा, यानी कि dy/dt is given 8 times dx/dt. ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इस एक कर्व के ऊपर कोई पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल कमती बढ़ती स्पीड से जा रहा है, कभी स्पीड उसकी कम हो जाती है, कभी स्पीड उसकी ज्यादा हो जाती है। एट एनी इंस्टेंट y कोऑर्डिनेट, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एकदम से पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो आप देखेंगे इधर x एक्सिस की तरफ वो कम जा रहा है, y एक्सिस की तरफ ज्यादा जा रहा है। और कभी कभी पार्टिकल ऐसे जाएगा, इसका मतलब है x एक्सिस की तरफ ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और y एक्सिस की तरफ वो कम जा रहा है। हाइट कम है, देखो यहाँ हाइट इतनी है, यहाँ सारी की सारी हाइट है, यहाँ सब की सब हाइट ही हाइट है हमारे पास। यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है, यहाँ x की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ y की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई चीज ऊपर उड़नी शुरू हो गई तो इसका मतलब y की डायरेक्शन ज्यादा है, कभी कभी कोई चीज फ्लैट जा रही है, इसका मतलब x की डायरेक्शन ज्यादा है। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ क्या है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, सो dy/dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट। क्लियर चिल्ड्रन? तो 6 टाइम dy/dt is equal to 3x square dx/dt प्लस 0। 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2 इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? dy/dt इज ऑलरेडी गिवन 8 dx/dt, तो dy/dt को यहां से रिप्लेस कर देंगे, तो 6 इंटू 8 dy/dt, 8 dy/dt, 8 dx/dt is equal to 3x square dx/dt। क्लियर चिल्ड्रन? तो 6 8 जा 48, 48 dx/dt is equal to 3x square dx/dt। तो dx/dt कैंसिल बाय dx/dt, 48 is equal to 3x square, so 48 upon 3 is equal to x square, तो 16 is equal to x square, x is equal to plus minus 4। After taking under root you will get the square root of 16 is plus minus 4। तो एक पॉइंट आएगा +4 पुट करने से, एक पॉइंट आएगा -4 पुट करने से। तो y की वैल्यू है हमारे पास, सो y 6y is equal to x cube plus 2। तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 6y is equal to 4 cube plus 2, तो 6y is equal to 64 plus 2, तो 6y is equal to 66 and y is equal to 11, x is equal to 4। अगेन अगर हम -4 पुट करते हैं, अगेन 6y is equal to -4 cube plus 2, तो 6y is equal to -64 plus 2, तो 6y is equal to -62, तो y is equal to -62 upon 6, तो ये थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा, 62 upon 6, so -31/2। -31/2। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, x is equal to 4 and y is equal to 11, फर्स्ट पॉइंट 4 and 11 and -4 and -31/2, 31/2, 31/3 चिल्ड्रन, 2 से तो कैंसिल हुआ है,
31/3। तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज्यादा है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कम है। y कोऑर्डिनेट यहां x कोऑर्डिनेट से 8 गुना ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो ऐसे दो पॉइंट हैं, दो ये उल्टा सीधा ऊंचा नीचा ग्राफ है जहां कभी y की वैल्यू घट जाती है, कभी x की वैल्यू घट जाती है। तो ऐसे दो पॉइंट हैं जहां y की वैल्यू x की वैल्यू से 8 गुना ज्यादा घट बढ़ रही है। क्लियर चिल्ड्रन? So this was the question number 11. Now I am doing one more question, children. Question number 15. The total cost of a commodity is given by 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Clear children? Find the marginal cost. Find marginal cost. Find marginal cost when 17 units are sold. पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं चिल्ड्रन, कॉस्ट क्या होती है किसी चीज की कॉस्ट। हम कॉस्ट के बारे में क्या जानते हैं? कॉस्ट क्या होता है कि किसी चीज की जो कीमत है। फॉर एग्जांपल, जो हम मार्केट से सामान लेके आते हैं, हम राशन की शॉप से कोई सामान लेके आते हैं, मान लो एक साबुन का पीस लेके आते हैं, ठीक है, सौंफ का एक पीस लेके आते हैं और वो आता है 10 रुपये। तो हमें तो सिर्फ इतना पता है कि ये 10 रुपये की कॉस्ट है और हम उसे 10 रुपये दे के ले आते हैं, लेकिन उसके अंदर कई और सारी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जो शॉपकीपर होता है उसे वो 10 रुपये की नहीं पड़ती है वो 100, क्योंकि कहीं से ना कहीं से उसके पास आती है। ट्रांसपोर्ट वाला अपना कॉस्ट लेता है, अपना खर्चा लेता है, ठीक है, बीच में उसका भी मार्जिन होता है। 1 रुपये की कॉस्ट उसने अपने पास रख ली, 1 रुपये की कॉस्ट ट्रांसपोर्ट वाले ने ले ली, 1 रुपये का कमीशन कंपनी ने दे दिया। तो मान लो वो 7 रुपये की कॉस्ट की थी, एक्चुअल में उसकी कॉस्ट 7 रुपये की थी, और जब हमने दुकानदार से ली उसकी कॉस्ट तो वो हमें पड़ी 10 रुपये की। तो कॉस्ट के अंदर कई सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। जब कोई भी शॉपकीपर होता है तो उसमें कई सारे चार्जेस ऐड कर देता है। उसके यहाँ लाइट भी जली होती है, उसके यहाँ एसी भी लगा होता है, उन सारे चार्ज, उसके यहाँ कई नौकर चाकर भी काम कर रहे होते हैं, तो उन सब की कॉस्ट भी वो उसमें ऐड करके हर एक आइटम की कॉस्ट डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। कंपनी से एक मार्जिन इतना होता है कि उसे इन सारी चीज़ों को ऐड अपने पास से करने की जरूरत नहीं होती, कंपनी ऑलरेडी ही उसे इतना कमीशन देती है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ की कॉस्ट डिसाइड करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों की कॉस्ट होती है। कंपनी से निकलने के बाद और हमारे पास पहुंचने तक उसमें कई सारे चार्जेस और ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तब जाके वो टोटल कॉस्ट बनती है। अब आती है एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। मान लो मैंने 50 आइटम खरीदे, ठीक है, और उन 50 आइटम की कॉस्ट थी 500 रुपये, तो 50 से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो एक आइटम की कॉस्ट आ जाएगी। कोई आइटम कम का था, कोई आइटम ज़्यादा का था, टोटल पैसा मैंने पे किया 500 रुपीज़। तो फिर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है एक आइटम की, तो टोटल मनी को मैं टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दूंगा। एवरेज का मतलब ये होता है क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके मार्क्स में ऐड कर दूंगा, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा, उसे बोलते हैं एवरेज मार्क्स, ठीक है। अब ये हो गई एवरेज कॉस्ट। एक होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाती है पर डे, कि आज जितनी भी सेल हुई उसकी आज की कॉस्ट क्या है, ठीक है, वो निकलती है डिफरेंशिएशन से।
तो उसी चीज को अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज का मतलब तो है, एवरेज का मतलब है टोटल मनी डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अगर इसका एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है तो इसको सिंपली एक्स से डिवाइड करना है, अगर इसको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो भी वेरिएबल यहाँ यूज हो रखा है। तो मार्जिनल कॉस्ट मींस एमसी। मार्जिनल कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डीसी बाई डीएक्स, ऐसे निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी अब मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करो। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू डीसी बाई डीएक्स, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो, 0.007 इंटू 3x स्क्वायर, क्लियर चिल्ड्रन, माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15 इंटू x, 15 इंटू 1 प्लस 4000 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब लास्ट में यहां हमें 17 वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 17 गिवन, 17। ठीक है चिल्ड्रन, तो MC when x is equal to 17 is equal to, तो 0.0073 into 0.007, so that is 0.021 into x square। 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, माइनस 0.006 x प्लस 15। ओके चिल्ड्रन, अब x की वैल्यू 17 पुट कर देते हैं, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, तो 0.021 इंटू 289 माइनस 17 6 जा 102, 0.102 plus 15. Okay children, so MC will be equal to 21 का 289 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 289 इंटू 21, तो 289, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 8 17, 2 2 जा 4, 8 5, 9, 8 प्लस 8 16, 7 2 9 और 1 10 एंड 6069, तो 6.069 इट विल बिकम 6.069, क्लियर, माइनस 0.102 प्लस 15, तो MC विल बी इक्वल टू, ये 9 माइनस 2, ये हो गया 7, 6 माइनस 0 6, एंड हियर नथिंग इज हियर, सो ये यहां से एक कैरी ले लिया, तो ये बन गया 9 माइनस 1 8.8, तो 5.867 प्लस 15, तो 15 प्लस 5 20.867 rupees. This is marginal cost. क्लियर? एक बार फिर से बताता हूं क्वेश्चन क्या है। 0.007 x क्यूब, ये C की वैल्यू है, टोटल कॉस्ट ऑफ ए कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब कोई भी सामान, टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये टोटल कॉस्ट है किसी चीज की। इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट का मैंने पहले बताया, इसको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट, तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया 0.007 इंटू 3x स्क्वायर, यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट नहीं करना है, इसको x के रेस्पेक्ट करना है, माइनस 0.003 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ 15 बचा और 4000 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, फिर x की वैल्यू बताई थी उसने, व्हेन 17 यूनिट्स आर सोल्ड,
जब 17 यूनिट्स, जब 17 टोटल 17 यूनिट है तो 17 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करो। तो हमने x की वैल्यू 17 पुट कर दी। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, तो 0.021 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू एक्स प्लस 50। तो 17 का स्क्वायर 289, 289 का मतलब 21 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 0.002 0.102 प्लस 50। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ गया 20.867। Clear children? So I am checking the answer also of this question. Exercise 6.1. $20.967. Yes children, ये 967 हो जाएगा, बस 867 लिखा है गलती से हमने, ये 967. Okay, so this is the final answer. कोस्ट को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू पुट कर दी, उससे फाइनल आंसर ये आ गया 20.967 रुपीज. ओके चिल्ड्रन, so that is the end of this topic. एक दो बड़े क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के और भी करेंगे नेक्स्ट टाइम. सो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम. ओके.